नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और स्वागत है आपका इन्वायरमेंट दिस वीक के इस प्रोग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पर्यावरण खंड से जुड़ी सप्ताह भर की जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उसमें से कुछ चुनिंदा खबरों को लेकर आपके सामने आते हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए सहयोगी होती हैं। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड में कौन सी वो प्रमुख खबरें हैं जिससे आपकी परीक्षा में सवाल बन सकते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं सप्ताह की खास खबरों की। पहला यह है कि भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए। भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव, इसको विस्तार से जानेंगे क्या है। दूसरा है केरल भारत में जैव विविधता खोज का शीर्ष केंद्र। अब हाल ही में एक जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई जिसमें यह बताया गया कि केरल भारत में जैव विविधता खोज का शीर्ष केंद्र है। इसको भी विस्तार से समझेंगे। आगामी जनगणना और जारवा जनजाति जो कि काफी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के लिए, इससे संबंधित यह खबर है कि जो आगामी जनगणना की घोषणा की गई है उस जनगणना में, चूंकि अब जातिगत जनगणना भी उसमें शामिल होगी 1931 के बाद से, तो उसमें जारवा जनजाति को लेकर भी एक दिलचस्पी पैदा हुई है कि अब इसकी सटीक जानकारी हो सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके इस सफर को। देखिए, भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव। अब ये डिजिटल नोमैड गांव क्या होता है? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिजिटल काम अगर करते हैं तो ऑफिस में बैठ के करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि किसी ऑफिस में बैठकर काम नहीं करते हैं। तो जब वो ऑफिस में बैठकर नहीं करेंगे तो स्वतंत्र हैं कहीं भी जाने के लिए। तो ऐसी दशा में एक ऐसा गांव हो जहां पर पर्वतों की वादियों में वो स्थित हो, मौसम बढ़िया हो, जहां पर शांत वातावरण हो और साथ साथ प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ ऐसा माहौल वहां का हो जहां पर आपको वो सारी सुविधाएं मिल सके जिससे कि आप जो काम ऑफिस में कर रहे थे वही काम इस शांत वातावरण में भी कर सकें। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे? अब वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि डिजिटली नोमैड है, वो उस गांव में अगर पहुंचता है, अपना काम करता है, तो हम कहेंगे कि ये डिजिटल नोमैड गांव है। यानी कि वो सारी सुविधाएं उस व्यक्ति को उस गांव में मुहैया कराई जा रही हैं। तो प्रकृति की गोद में भी है, वो सारी सुविधाएं भी वो पा रहा है। वैसा गांव कौन सा हो गया है भारत का पहला? तो ये है गांव आपका सिक्किम में पाकयोंग जिले में स्थित है और इस गांव का नाम है याकटेन। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल यहां से प्रीलिम्स का भी आपसे बन सकता है। और ये भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव घोषित किया गया है। बेसिकली यहां पर राज्य सरकार की एक योजना थी। सरकार की योजना का नाम क्या है? तो नोमैड सिक्किम इसका नाम है। इसी पहल के अंतर्गत इसको घोषित किया गया है। अब इसमें इस गांव में हर वो सुविधा आपको मिलेगी, चाहे वो हाई स्पीड इंटरनेट हो, चाहे उसके लिए बैकअप हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की लगातार सप्लाई हो, चाहे यहाँ पर परिवहन का साधन हो, और साथ साथ इन सुविधाओं से क्या अन्य लाभ होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक वातावरण में रहकर काम करना, हम वर्क फ्रॉम हिल कह सकते हैं इसको। यानी कि आप काम कर रहे हैं लेकिन प्राकृतिक वातावरण में रह के कर रहे हैं। और रिमोट वर्क करने वाले लोगों को आकर्षित करना, यानी कि जो अलग अलग जगहों पर दूर रहकर, अपने ऑफिस से दूर रहकर काम करते हैं, उनके लिए एक अच्छा अनुकूल वातावरण यहाँ पर बनाना है। अब नोमैड सिक्किम पहल की अगर बात करें तो ये योजना पाकयोंग जिला प्रशासन और सर्व हिते नाम का एक एनजीओ है, इन दोनों के ज्वाइंट प्रयास से ये संभव हुआ है। तो याद रखिएगा, इसमें पाकयोंग जिला का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो, और साथ साथ सर्व हिते नाम का एक एनजीओ है, इनके संयुक्त प्रयास से ही इसको पूरा किया गया है और ये घोषित हुआ है। अब इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य तो ये है कि गांव में सबसे पहले एक अच्छा होम स्टे बनाया जाए जहां पर कि जो लोग आए यहाँ पर काम करने के लिए उनको रहने में कोई असुविधा ना हो। और होम स्टे से क्या होगा? यहां पर देखिए, अमूमन हिल्स में क्या होता है, पहाड़ों में क्या होता है, एक जब उनका सीजन होता है, जब पहाड़ों में लोग जाते हैं उस समय तो उनकी आय अच्छी होती है, लेकिन जब ऑफ सीजन चलता है, जिस समय प्राकृतिक आपदाओं का दौर होता है, या जिस समय पर्यटकों की छुट्टी नहीं होती है, ये भी आप कह सकते हैं, तो उस समय वहां पर आवाजाही जो होती है वो प्रभावित होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो अप्रैल से अक्टूबर के बीच का समय है, वहां पर जब पर्यटन प्रभावित होता है तो उनके आय में जो है एक असमानता देखने को मिलती है। तो इस आय की असमानता को दूर किया जा सके, क्यों? क्योंकि ये जो डिजिटल काम करने वाले लोग हैं, डिजिटल जो दूर दूर जाकर रहने वाले लोग हैं, इन लोगों को यहां पर आकर्षित किया जाए जिससे कि इनसे होने वाली आय इस गांव के या ऐसे अन्य गांव अगर डेवलप किए जाए इसको मॉडल बना के, तो वहां की अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ कर सकते हैं। तो डिजिटल नोमैड सिक्किम पहल का ये अंग है। याकटेन गांव की अगर बात कर लें तो याकटेन पूर्वी हिमालय की तलहटी में स्थित एक गांव है। प्राकृतिक सुंदरता यहाँ की बहुत अच्छी है, शांत वातावरण है। अब पहले ये क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा था? तो पहले यहाँ पर जो बुनियादी सुविधाएं थी उसका अभाव था। अब बुनियादी सुविधाओं को इस तरह से डेवलप किया गया है कि इसको जो लोग
अपने वर्क फ्रॉम हिल करना चाहते हैं, उनके लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में ये डेवलप हुआ है। तो डिजिटल नोमैड्स के लिए इसको तैयार किया गया है। उसमें सारी सुविधाएं, चाहे वाईफाई हो, बैकअप हो, इंटरनेट व्यवस्था हो, बिजली आपूर्ति हो या अनुकूल होम स्टे हो, ये सारी सुविधाएं जिला प्रशासन और एनजीओ सर्वहितैषी के सहयोग से यहाँ पर विकसित किया गया है। अब देखिए, इससे स्थानीय परिवहन व्यवस्था जब ठीक होगी तो आगंतुकों के लिए आने में भी यहाँ पर आसानी होगी। होम स्टे अच्छा होगा तो साल भर इनको आय देने का माध्यम बनेगा। पर्यटन सीजन के बाद भी आर्थिक राहत इनको मिलती रहेगी, तो ये उसके वो फायदे हैं। इसके अलावा ये तो एक आर्थिक पक्ष हो गया। दूसरा फायदा ये होगा कि यहाँ का जो कल्चर होगा, यहाँ की जो संस्कृति होगी, मेहमानों को स्थानीय परिवारों के साथ रहने का मौका मिलेगा। अब स्थानीय परिवारों के साथ रहेंगे तो उनके खान पान को जानेंगे, उनके कल्चर को जानेंगे, उनके संगीत को जानेंगे, उनके पारंपरिक भोजन को जानेंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ का जो कल्चर होगा, यहाँ का लोक संगीत जो होगा, यहाँ का जो नृत्य होगा, यहाँ के जो मठ होंगे, यहाँ की जो पगडंडियां होंगी, एक तरह से उनका भी एडवर्टीजमेंट होगा, उनसे भी लोगों को एक जुड़ाव होगा और इससे पर्यटन जो है और बेहतर होगा। तो मौसमी पर्यटन पर जो निर्भरता है, हम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं कम होगी और इन परिवारों को स्थिर आय प्रदान करने में एक अहम रोल निभाएगा ये पहल। और अन्य इस तरह के जो पर्वतीय क्षेत्र के गांव हैं, अगर वहां पर ये बुनियादी सुविधा और बेहतर तरीके से की जाती है तो वो भी इसी तरह से आर्थिक स्थिति बेहतर वहां की हो सकती है। तो ग्रामीण क्षेत्र अपनी परंपराओं को जीवित रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ सकते हैं। कंक्लूजन के रूप में हम इस लाइन को बोल सकते हैं। अगला है केरल भारत में जैव विविधता खोज का शीर्ष केंद्र। अब देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जैव विविधता की खोज की गई। वर्ष 2024 में कुल 683 प्रजातियां खोजी गई हैं। ये अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है, यानी अब तक जितनी एक साल में खोजी गई हैं, 2008 से ही ये जारी हो रहा है, तो उसमें अब तक का ये सर्वाधिक आंकड़ा है। सबसे अधिक नई प्रजातियां खोज किस राज्य में खोजी गई हैं? तो कुल 101 प्रजातियां खोजी गई हैं। वो कहां खोजी गई हैं? तो वो खोजी गई हैं केरल में, इसीलिए केरल जो है चर्चा में है, तो याद रखिएगा। अब देखिए, रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसका नाम है एनिमल डिस्कवरीज, न्यू स्पीशीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2024। इसको प्रकाशित किसने किया है? तो प्रकाशित किया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा। इस वैज्ञानिक टीम में धृति बनर्जी की निदेशक श्री सी रघुनाथन, अंजुम एन रिजवी, जयिता सेनगुप्ता, ये लोग शामिल हैं इस वैज्ञानिक टीम में। अब अवसर क्या था? तो अवसर ये था कि जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी 110वीं वर्षगांठ थी। इस पर यह रिपोर्ट जारी की गई, कोलकाता में जारी की गई। अब रिपोर्ट में कुल 1,05,244 प्रजातियां और उप प्रजातियां अब तक यहां पर इस रिपोर्ट में, जो 2008 से जारी हो रही है, तो अब तक इतनी प्रजातियां दर्ज हो चुकी हैं। अब यहां पर देखिए, जो 2024 की रिपोर्ट है उसमें 683 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। इनमें से 449 तो ऐसी प्रजातियां हैं जो पूरे विश्व में पहली बार दर्ज की गई है। यानी वैश्विक दृष्टिकोण से भी अगर आप देखें तो पूरे विश्व में अब तक ये 400 जो प्रजातियां, 459 प्रजातियां आप देख रहे हैं, वैश्विक रूप से ही नहीं है, यानी पूरे विश्व में अब तक कहीं भी ये दर्ज नहीं थी। और 224 प्रजातियां इसमें ऐसी हैं जो कि भारत में पहली बार दर्ज की गई हैं। किसी अन्य देश में हो सकता है कि वो दर्ज पहले से रही हों। तो भारत के लिहाज से 224 नई प्रजातियां हो गई और पूरे विश्व के लिहाज से 459 वैश्विक रूप से ऐसी प्रजातियां हैं। अब पिछले वर्षों से जरा एक तुलना भी देख लीजिए। तो 2022 में आपको 662 प्रजातियां, 2023 में 641 प्रजातियां जो नई थी वो दर्ज की गई थी। अब यहां पर दक्षिण भारत में सर्वाधिक खोज हुई वो केरल में हुई। केरल पहले पायदान पर है, 101 यहां पर प्रजातियों की खोज हुई है। कर्नाटक 82, अरुणाचल प्रदेश 72, तमिलनाडु 63, पश्चिम बंगाल में 56। न्यूनतम खोज मतलब कम कहां हुआ है? तो चंडीगढ़ में, दिल्ली में, हरियाणा में और तेलंगाना में। और खोजों में वृद्धि का कारण ये माना जा रहा है कि जो टैक्सोनॉमी शोध है और एडवांस मॉलिक्यूलर तकनीकी है, इसके उपयोग से ही ये वृद्धि देखने को मिल रही है। यानी कि टैक्सोनॉमी शोध में वृद्धि हुई है। टैक्सोनॉमी यानी कि प्रजातियों की जो पहचान की जाती है और वर्गीकरण और नामकरण, उसमें वैज्ञानिकों ने जो गहन अध्ययन है उसको बढ़ावा दिया है। अलग अलग क्षेत्रों में फील्ड वर्क हुआ है, उनका संग्रह किया गया है और विश्लेषण को बढ़ाया गया है। एडवांस मॉलिक्यूलर तकनीक का उपयोग का मतलब ये हुआ, जैसे आप मान लीजिए डीएनए बारकोडिंग हो गई, इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग हो गई। तो ये सब क्या है? एडवांस मॉलिक्यूलर तकनीक है। इन तकनीकों के माध्यम से क्या हुआ, जो सूक्ष्म अंतर वाली प्रजातियां हैं उसको भी पहचान लिया गया और इन तकनीकों से बहुत सी छुपी हुई, या हम कह सकते हैं एक समान दिखने वाली प्रजातियां हैं, उसमें भी भेद करने में वैज्ञानिक सफल रहे, जिससे कि इन प्रजातियों की अलग अलग रूप में पहचान में मदद मिली है। तो
टैक्सोनॉमी शोध और एडवांस मॉलिक्यूलर तकनीकी ने इसमें अहम योगदान दिया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में भी जान लीजिए, तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अब तक रिकॉर्ड की गई प्रजातियां कितनी हैं, तो 1,05,244 से ज्यादा है। भारत की जैव विविधता का संरक्षण और नई प्रजातियों की पहचान और उसका वर्गीकरण करना, ये इसका अहम योगदान है। इसके अलावा भविष्य की योजनाओं की अगर बात कर रहे हैं, भविष्य की योजनाएं यह है कि कम खोजे गए वर्गों पर एक सेंट्रलाइज विशेष दृष्टिकोण रखने वाला एक समूह डेवलप किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी इसमें लिया जाएगा, जिससे कि इन खोजों को तेज किया जा सके। और साथ साथ टैक्सोनॉमी में विशेषज्ञता को बढ़ाना, यानी कि जितने एक्सपर्ट होंगे हमारे पास, उतने ज्यादा हम प्रजातियों की पहचान कर पाएंगे। उनका वर्गीकरण, उनका नामकरण, वैज्ञानिकों का गहन अध्ययन तभी होगा जब हमारे पास एक्सपर्ट्स होंगे इस फील्ड के ज्यादा से ज्यादा। अगला हमारा जो है वो प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो जारवा जनजाति और जनगणना। अब जनगणना की घोषणा की गई है। भारत सरकार ने कहा है कि जो 16वीं जनगणना है वो औपचारिक घोषणा उसकी की गई है कि 2 चरणों में होगी। जहां कुछ विशेष क्षेत्र होंगे वहां पर 1 अक्टूबर 2026 से स्पेशल एरियाज के लिए और 1 मार्च 2027 से भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए एक औपचारिक घोषणा की गई कि 16वीं जनगणना होगी। अब देखिए 1931 की जनगणना के बाद पहली बार ऐसा होगा कि जातिगत जनगणना भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अब सरकार का यह दावा है कि जो जारवा जनजाति है उसके समेत 6 जो प्रमुख आदिवासी समूह है वहां तक पहुंच अब कठिन नहीं है, तो इसकी भी गणना आसानी से हो सकेगी, यानी अधिक सटीकता से हो सकेगी। तो इस वजह से जरा जारवा जनजाति के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये माना जाता है कि जो विलुप्त जांगिल ट्राइब थी उसी के वंशज के तौर पर इनको देखा जाता है। और साथ साथ ये माना जाता है कि जब अफ्रीका से यहाँ पर प्रवास हुआ था, मानव प्रवास की पहली लहर जो थी, उससे भी इनका संबंध माना जाता है। तो अगर एशिया में आप देखेंगे तो एशिया के लिहाज से सबसे पहले बसने वाले मानवों में से एक जारवा को माना जाता है, इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। और विश्व के सबसे पुराने जीवित स्वदेशी समुदायों में से भी एक है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। पीवीटीजी के अंतर्गत इसको मान्यता प्राप्त है, यानी कमजोर जनजाति समूह के रूप में इसकी मान्यता भी है। और आबादी की बात करें तो 250 से 400 व्यक्तियों के बीच होने का एक अनुमान है। सटीक अनुमान के लिए अब ये जो जनगणना होगी उसमें यह कहा जा रहा है कि और ज्यादा सटीक अनुमान हो जाएगा। मध्य और दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह में ये जो है जनजाति, जारवा जनजाति पाई जाती है। कैसी होती है, तो शिकारी होते हैं, संग्राहक होते हैं, मछुआरे होते हैं, वनोपज का मतलब वनों पर आश्रित होते हैं और तटीय मछली पकड़ने पर निर्भर होते हैं। अब इस जनजाति तक पहुंच की अगर बात करें तो 1998 में 1998 में खसरा रोग फैला और वहीं से संपर्क पहली बार इनका बाहरी लोगों से हुआ। खसरा रोग जब हुआ तो डॉक्टर कर थे और उनकी टीम थे, इस जनजाति को बचाने का उन्होंने काम किया। अब धीरे धीरे इन लोगों से संपर्क और संचार हुआ तो चिकित्सा सहायता के जरिए ही, यानी कि इनको जब इलाज किया गया तो धीरे धीरे इनका विश्वास जीता गया। और अब ये स्थिति बनी है धीरे धीरे इस प्रक्रिया में कि सैटेलाइट इमेजरी, यानी सैटेलाइट के जरिए हम जब इमेज उसका प्राप्त करते हैं जहां पर ये लोग रहते हैं, और फील्ड विजिट्स भी कुछ हुए हैं, उसके कारण इनकी जनगणना अब पहले की तुलना में ये कहा जा रहा है कि ज्यादा सटीक हो सकेगी। तो ये यहां तक पहुंच की बात है। लेकिन जारवा जनजाति की अगर जनसंख्या के विकास को भी एक बार देखें तो 1998 में 260 ही इनकी जनसंख्या थी, एक अनुमान वो लगाया गया था। 2011 की जनगणना में 380 और 2025 में वर्तमान एक अनुमानित जनसंख्या की अगर बात करें तो 647 बताया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें और वृद्धि हो, जो आगामी जनगणना होगी उसमें यह पता चलेगा। अब ये वृद्धि क्यों हुई है, तो वृद्धि इसलिए हुई है कि सरकार के द्वारा भी जो चिकित्सा सहायता दी गई है और साथ साथ इनकी जो अपनी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया गया है। तो अपनी प्राकृतिक चिकित्सा से तो ये अपनी रक्षा करते ही हैं, साथ साथ सरकार के द्वारा इनको जो चिकित्सा पद्धति है वो भी मुहैया कराई जा रही है और इनमें हस्तक्षेप कम से कम है, बाकी सहायता इनको दी जा रही है। तो उस नीति का ये परिणाम माना जा रहा है। तो कोई आधुनिक जीवन शैली या कोई ऐसा मॉडर्न रोग जो कि सामान्य लोगों में पाया जाता है, चाहे वो हार्ट संबंधी हो, चाहे वो डायबिटीज हो या ब्लड प्रेशर हो, वो इनमें देखा अभी तक नहीं गया है। और सामान्य प्रसव और औसत आयु भी अब इनकी 50 वर्ष से अधिक हो चुकी है, यानी सामान्य प्रसव की घटना इनमें बढ़ी है और औसत आयु में भी वृद्धि आप देख सकते हैं हो चुकी है। अब देखिए इसमें आगे की राह में क्या हो सकता है, आगे की राह में यह हो सकता है कि इनको जिस तरीके से ये रहते हैं स्वतंत्र रूप से रहने दिया जाए, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप न किया जाए। जो एटीआर यानी कि एक रोड है, अंडमान ट्रंक रोड, तो उससे स्थानीय आबादी के साथ कनेक्टिविटी तो बेहतर हुई है, लेकिन जो जारवा जनजाति है उससे संपर्क बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि इनसे हम लगातार इतना
ज्यादा इंटरफियर करने लगे इनकी संस्कृति में, इनके जनसंख्या जहां पर जनसांख्यिकी इनकी रहती है, कि वहां पर स्वास्थ्य पर इनके किसी तरह का प्रभाव पड़े। तो विश्वास जो कायम हुआ है उसमें कम से कम हस्तक्षेप किया जाए और एटीआर पर जो यातायात है उसको कंट्रोल रखा जाए, ताकि यहाँ पर ज्यादा हस्तक्षेप ना हो और जारवा जनजाति को प्राकृतिक जीवन में जीने दिया जाए। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि जो पूरक चिकित्सा है, यानी कि जो हम पीछे से फीडबैक के तौर पर, फीडबैक तो नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि पीछे से एक्स्ट्रा सपोर्ट के तौर पर हम पूरक चिकित्सा दे सके, जहां पर इनकी परंपरागत चिकित्सा पद्धति ऐसा लगता है कि वो उतनी सफल नहीं हो पा रही है, वहां हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति से इनको मदद दे सके ताकि इनकी सुरक्षा हो सके। तो केवल पूरक चिकित्सा सहायता दी जाए, कोई सांस्कृतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, तो निस्संदेह इनकी संख्या आगे और उत्साहजनक देखी जा सकती है। अब अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होती है। तो चलिए एक एक करके एक एक प्रश्न छोड़ते हैं आपके जिम्मे और आपसे जवाब की अपेक्षा रखते हैं। सही जवाब आप जरूर देंगे। हाल ही में किस राज्य ने याकटेन को भारत का पहला डिजिटल नोमैड गांव घोषित किया? विकल्प आपके सामने है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड। दूसरा प्रश्न आपके सामने है साल 2024 में भारत का जैव विविधता की खोजों में शीर्ष राज्य कौन सा रहा? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या केरल। और तीसरा और अंतिम प्रश्न है जारवा जनजाति मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश या मिजोरम। तो इन तीनों ही प्रश्नों के सटीक जवाब की प्रतीक्षा होगी। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।